हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पॉट, हीलिंग, पैच, कंटेंट अवेयर और रेड आई टूल के बारे में। 5 टूल एक वीडियो में, इंपॉर्टेंट वीडियो फोटो एडिटिंग के लिए। तो ज्यादा देरी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं एक बात करूं कि मुझे स्पॉट हीलिंग और पैच टूल को अगर एक्सप्लेन करना है या आगे और एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए मुझे कोई एग्जांपल चाहिए होगा। तो उस एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, ये एक इमेज ले रखी है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ। कई बार हमारे घरों में बहुत पुरानी इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है, चाहे हमारे दादा की हो, दादाजी की हो, चाहे हमारे पिताजी की हो, या हमारी भी बचपन की कुछ फोटोज हो। जो 90s के किड है उनकी तो जरूर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में चांसेस हैं कि इमेजेस हो सकती है और वो थोड़ी बहुत फटी फटाई भी हो सकती है। जरूर नहीं ब्लैक एंड व्हाइट, कलर भी हो सकती है। सो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इमेजेस हैं पुरानी, लेकिन उसमें इस तरीके से कुछ डॉट्स या फिर कहीं कहीं जगह से वो थोड़ी बहुत फट गई हो, उस वजह से वो इमेज की क्वालिटी खराब हो गई। लेकिन हमारी यादें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसको कभी भी लूज नहीं करना चाहते। तो हम जनरली उस इमेज को स्कैन करके फोटोशॉप के थ्रू उसको काफी इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर ये कहूँ कि कई बार शादी पार्टी में हम फोटोज कैप्चर करते हैं और कई बार हमें कुछ एक्टिविटी करनी होती है, तो भी हम इन चीजों का यूज करके उसको और इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आज का पूरा जो टॉपिक है वो फोटो एडिटिंग को लेके। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक बार मैं ब्लैक एंड व्हाइट की एडिटिंग करूंगा और थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटी करूंगा, और इन फ्यूचर हम ऐसा एक वीडियो लेके आएंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को पूरी की पूरी तरीके से कलर में कन्वर्ट कर देगा और वो एक क्लासी लुक आएगा उस इमेज का। बट उसके लिए ये वीडियो को डिटेल में देखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो थोड़ा फोटो एडिटिंग को लेके ज्यादा सीरियस होते हैं। इवन कई बार ब्लॉगर्स जो होते हैं, जो कई जगह ट्रैवलिंग करते हैं, उनकी भी इमेज में कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उनको एडिटिंग करनी होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी हद तक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टूल है स्पॉट हीलिंग टूल, या सॉरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, जे है। आप शिफ्ट जे के साथ बाकी भी इंटरचेंज कर सकते हैं, जो अभी तक मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से करता हूं, तो ये एक्टिविटी तो ब्रश की तरह करेगा, बट इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो इस वीडियो से पहले ब्रश वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा। हालांकि लगातार 3-4 जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सारे ब्रश से रिलेटेड है, तो आपको काफी हद तक आइडिया लग भी गया होगा। बट ब्रश टूल वाला वीडियो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि क्या है कि ये जो चीज है वो थोड़ी अच्छे से समझ में आए। फाइन। तो बेसिकली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि अगर मुझे उसका, जैसे मान लीजिए मैं इस इमेज की बात करूँ, ये इमेज बेसिकली एडोबी के थ्रू ही प्रोवाइड की गई थी। एडोबी 6 वर्जन, मैं CS6 की बात नहीं कर रहा हूँ, एडोबी 6 आई थिंक था, तब एडोबी ने ये इमेज प्रोवाइड की थी। सॉरी, मैंने इतना हिस्ट्री में जाके नहीं डिटेल में देखा, बट ठीक है, कुछ आइडिया था, याद है, तो मैंने ये नेट से बस उठा ली इमेज को। तो Adobe 6 आई थिंक ऐसा सॉफ्टवेयर था जब ये फोटो Adobe खुद देता था, ताकि आप स्पॉट हीलिंग टूल को अच्छे से यूज कर पाए। तो मैंने भी सेम इमेज उसको ले लिया। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं हल्के हल्के से व्हाइट स्पॉट्स लग रहे हैं, क्योंकि जो इमेज खराब होने की वजह से बन जाते हैं। तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये व्हाइट स्पॉट्स ना रहे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, इसकी जो साइज है, ध्यान रखिए जब भी आप फोटो एडिटिंग करें तो थोड़ा बारीकी के साथ काम करना बेहद जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, वो क्वालिटी इंप्रूव करने की बजाय कई बार खराब कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्पॉट हीलिंग टूल किया, और ये जो एरिया है यहाँ पे मैं जस्ट इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, जो व्हाइट पैचेस कह सकते हैं या व्हाइट जो डॉट्स आ रहे हैं, जो या फटे हुए से जहां से इमेजेस लग रही है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, गंदा लग रहा था। लेकिन अगर आप अभी नोटिस करें कि यहाँ पे जो ये इमेज आ रही है, यहाँ पे मैंने बड़ी आसानी से ये जो व्हाइट पैचेस थे या व्हाइट डॉट्स थे, उनको बिना किसी सहायता के बस जस्ट रफली मैंने इसको यूज किया और मैंने वो रिमूव कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे बड़ी आसानी से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इसको कर लेता है। बट
इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप बड़े एरिया में, जस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस हेयर की बात करूँ, तो आप थोड़ा-सा करेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे, तो काफ़ी बार जो आपकी एक्चुअल इमेज है वो अगर आप यहाँ नोटिस करें वो थोड़ी खराब होने लग जाती है। इसकी वजह ये है कि बेसिकली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि ये जस्ट लाइक क्लोन स्टाम्प टूल की तरीके है, उसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देखना चाहे कर सकते हैं। बट क्लोन स्टाम्प टूल में क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उठाते थे और दूसरी जगह उसको रिप्लेस कर देते थे। बाकी वो नियर बाय उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर देता। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा रहता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या सोर्स हमें नहीं लेना पड़ता है। ये डायरेक्टली खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर देता है कि आपके जो आस-पास, जैसे मेरी ये व्हाइट स्पेस है, ये जो व्हाइट एरिया है ना, इसको मैंने क्या किया, बस इसके ऊपर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को फेरा, यानी फिर ब्रश किया सिंपल सा, तो इसने आस-पास सराउंडिंग से ही ऑटोमेटिकली जो और अदर ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि यहाँ से ही लेके इसने क्या किया, उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस एरिया को फिल कर दिया। ठीक है? तो जब आप लंबे एरिया पे जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी सिर्फ स्पॉट हीलिंग पे ही जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आस-पास जो ये और अदर जो एक्टिविटी है, यानी कि और अदर जो खराबी है, जैसे इस इमेज के आस-पास यहाँ पे व्हाइटनेस है, यहाँ व्हाइटनेस है, यहाँ व्हाइटनेस है, यहाँ व्हाइटनेस है, तो ये वैसे तो आपके आस-पास ले लेता है, लेकिन आस-पास भी अगर कोई खराबी, व्हाइटनेस या कोई इमेज में डिफेक्ट होता है, तो वो भी इसको क्या कर देता है, कंटिन्यू कर देता है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मेन मोटो तो यही रहता है कि जो थोड़े बहुत जो स्पॉट्स आते हैं, या जैसे आपकी कोई इमेज है, इमेज के ऊपर आपका जैसे मान लो कोई ब्रश कर रहा हो, उसके इमेज जो आपकी शर्ट के ऊपर क्या है, वो कुछ कलर्स बिखर गए, तो आप चाहते हो कलर्स जो है बिखरे हुए वो नहीं दिखे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम स्पॉट हीलिंग टूल को यूज करके वो जो शर्ट के ऊपर जो कलर बिखर गए उनको हम यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट एडोब फोटोशॉप के अंदर इसका पूरा पूरा एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अभी आप ये नोटिस करेंगे, मैं यहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, तो फोटोशॉप ने खुद ने ही देखिए एक एग्जाम्पल हमें दे दिया है, डिटेल में लर्न मोर करके आप डिटेल में जाके देख भी सकते हैं कि जनरली शर्ट के ऊपर कोई दाग लग जाए, या कोई ऐसी इमेज है जिसके ऊपर आपका मतलब जैसे ऐसे ये व्हाइट जो फटा-फटा सा उसको शो करे, ऐसी छोटी-मोटी एक्टिविटी के लिए आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबा उसको नहीं करना है, थोड़े-थोड़े रोटेशन में उसको करना है। जैसे ये लेफ्ट क्लिक किया, ये थोड़ा-सा सही किया, सही लग रहा है, कंटिन्यू किया। ऐसे ही नहीं पूरा एक बार में मैंने पूरा कर दिया। मतलब जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, जैसे हेयर का मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया, मैं पूरा इसको नहीं करूँगा, ठीक है? तो आप नोटिस करेंगे हल्का-हल्का सा इसमें देखिए डिफेक्ट आना शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत छोटा-छोटा हिस्सा करना चाहूँ, तो बड़ी आसानी से देखिए यहाँ पे आराम से मेरे व्हाइट जो स्पॉट्स थे, वो हट गए। ठीक है? तो अब देखेंगे इमेज कहीं भी आपको खराब नहीं लगेगी। बट अगर आप एक बार में पूरा ब्रश फेर देंगे तो ऑब्वियसली आपकी इमेज की क्वालिटी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो स्पॉट हीलिंग में ज़्यादा इश्यू नहीं है, बट आपको थोड़ा-थोड़ा हिस्से में उसको वर्क करना पड़ेगा, या फिर एक कहते हैं ना हल्के हाथों से ब्रश फेरना है, ज़्यादा उसको नहीं यूज़ करना है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपका काम का है। हाँ, मोड इसमें हम ऑब्वियसली नॉर्मल रखेंगे, वैसे तो इसमें कई सारे और मोड भी हैं, रिप्लेस एक अलग ब्लेंड मोड आ गया है, जो बेसिकली क्या करता है एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में उसको रिप्लेस कर देता है। बट इन ब्लेंड मोड के साथ हम नहीं जाएँगे फिलहाल के लिए, क्योंकि ब्लेंड मोड मुझे पर्सनली, ऐसा नहीं कहूँगा हर जगह, बट मुझे पर्सनली ब्लेंड मोड इस स्पॉट हीलिंग टूल के साथ यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। तो ऑब्वियसली मैं ब्लेंड मोड में इसको नॉर्मली सेट करूँगा, और ब्लेंड मोड के ऊपर ऑब्वियसली हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, तो उस पे भी डिटेलिंग में आप जाके देख सकते हैं। लिंक सबके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ पे मैं ब्लेंड मोड नॉर्मल सेट करूँगा। ध्यान रखिएगा जब भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का आप एक्टिविटी करें और इस तरह के आप पैचेस या व्हाइट जो डॉट्स है या स्पॉट्स हैं, उसको आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका कंटेंट अवेयर टाइप सेलेक्टेड ज़रूर होना चाहिए। टेक्सचर का अगर आपकी टेक्सचर टाइप इमेज है तो भी आप कर सकते हैं, बट कंटेंट अवेयर इज द बेस्ट ऑप्शन मेरी नज़र में इस तरह की एक्टिविटी के लिए। तो आप हमेशा क्या करेंगे, कंटेंट अवेयर पे करना जाएंगे। फाइन। इसके बाद एक जो ऑप्शन आता है वो आता है सैंपल और लेयर्स। अब ये क्या चीज हुई, जनरली अगर मैं बात करूं जो भी अभी मैंने एक्टिविटी की वो मेरी सोर्स इमेज यानी कि जो मेरी मेन इमेज है उसी के ऊपर क्या हुआ, वर्क हुआ। सिंपल सा लॉजिक है। अब ऑब्वियसली कभी भी आप अपनी एक्चुअल इमेज को खराब नहीं, क्योंकि देखिए ये
टूल हमें अच्छे से मिल गए हैं और काफ़ी हद तक इम्प्रूव टूल भी है, बट कई बार ऐसा होता है जो आपकी एक्चुअल इमेज उसको भी ये खराब कर देते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारी एक्चुअल इमेज पे कुछ भी फ़र्क आए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या करते हैं, जैसे कि मैं वापस से इसको अंडू करके मेन पोज़ीशन पे ले आता हूँ कि जैसे इनिशियल टाइम में जब मुझे इमेज थी तैसी, तो यहाँ पे मैं लेके आ गया और ये वापस अगेन पहली पोज़ीशन पे आ गया कि ये काफ़ी सारे डॉट्स अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एन से एक न्यू लेयर बनाऊँगा। आप चाहें तो बॉटम से भी बना सकते हैं प्लस बटन पे क्लिक करके, वो आपकी चॉइस है। फाइन। अब जब मेरे सैंपल ऑल लेयर चेक्ड है और अब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो एक्टिविटी हो रही है ये मेरी सोर्स इमेज पे नहीं हो रही है। ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है मेरी? ये एक्टिविटी मेरी हो रही है एक्चुअल में इस लेयर के ऊपर जो मैंने ट्रांसपेरेंट लेयर बनाई है। इसको मैं हाइड करूँगा, तब आप देखेंगे ये मेरी एक्चुअल इमेज, ये मैंने शो किया, ये मेरी एडिटेड इमेज। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको सोर्स सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आस-पास के एरिया से अ, इमेज के जो पर्टिकुलर हिस्से हैं, वो लेके कलर के अकॉर्डिंग ये खुद ही उसमें एडजस्टमेंट कर लेगा। बट अगेन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आप आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब आता है हीलिंग ब्रश टूल। अब आपको जैसे क्लोन ब्रश टूल के बारे में आइडिया है, क्लोन स्टाम्प ब्रश टूल, वो क्या करता था बेसिकली, आपने कोई सोर्स लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से सोर्स लिया, वीडियो सेपरेट बना हुआ है और आपने पर्टिकुलरली मान लीजिए वहाँ से वो जो क्या कहते हैं, जिसमें यहाँ से सोर्स क्लिक कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको मूवमेंट कराना शुरू कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे क्लोन स्टाम्प में क्या हो रहा है, ये जो एरिया है जहाँ से मैंने सोर्स अभी सेलेक्ट किया था, वहाँ का पूरा-पूरा ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है। बट आप क्लियरली देख रहे हैं कि क्लोनिंग करने के चक्कर में यहाँ पे जो एज़ इट इज़ जो इसकी कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक मतलब कलर की वजह से बेकार लगने लग जाता है। ठीक है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल काम आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जनरली हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं। जो पर्टिकुलर एरिया आपको लगता है कि काफ़ी सही है, मतलब जैसे ये ऐसे कि मैं बात कर लूँ, मैंने इसको क्या किया, सोर्स को सेलेक्ट किया। सोर्स को सेलेक्ट करने का तरीका है ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक। यहाँ वाला ये वाला हिस्सा मैं सोर्स एज़ अ मानूँगा और मैं यहाँ से जैसे-जैसे रोटेट कर रहा हूँ, अगर आप नोटिस करें, ठीक है? मैं इसको लेफ्ट क्लिक को हटाऊँगा नहीं अभी, नहीं तो वो नोटिस नहीं होगा। राइट हैंड साइड में जहाँ से मैंने सोर्स सेलेक्ट किया था, यानी कि अभी आप इस बंदे के कान के जस्ट पास देखिए एक प्लस बटन जा रहा है, ठीक है? तो जहाँ से मैंने सोर्स सेलेक्ट किया था, वहाँ से ये ऑटोमैटिकली जिस डायरेक्शन में मैं अपना माउस मूवमेंट करा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये प्लस भी मूवमेंट कर रहा है। फाइन। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये प्लस जहाँ-जहाँ मूवमेंट कर रहा है वो एरिया की क्लोनिंग आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मूव होती रह रही है, जो हमारा एक्चुअल कर्सर है। बट इसमें क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाती है कि इसमें ये एक्टिविटी हो जाती है, ऑब्वियसली हम लगातार नहीं रोटेट करेंगे। ये एक्टिविटी हो जाती है कि जैसे मैंने यहाँ से डार्क एरिया सेलेक्ट किया था और यहाँ पे जैसे इस एरिया में मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, जो मेरी लेयर है, यहाँ पे जो सैंपल लेयर है, यहाँ पे मैं ऑल लेयर सेलेक्ट करूँगा, इसके बारे में आएँगे और मैं अगेन अपनी ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर एक्टिविटी करूँगा। तो अब आप नोटिस करेंगे अगर मैंने थोड़ा-थोड़ा क्लिक किया है, तो यहाँ पे भले ही डार्क एरिया था बट इसने आसपास के कलर के अकॉर्डिंग उसका कलर एडजस्टमेंट कर दिया। यानी क्लोन स्टाम्प टूल में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट उठाया, उसकी क्लोनिंग दूसरी जगह पे अपन ने कर दी। लेकिन हीलिंग ब्रश टूल में क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर एक सोर्स उठाया, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से आपने कॉपी किया और दूसरी जगह जहाँ आप पेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो सराउंडिंग जितने भी कलर है, उसके अकॉर्डिंग वो कलर एडजस्ट करके फिल कर देता है। बट ये अभी जो हमने एक्टिविटी की वो सिर्फ समझाने के लिए थी, बट मैं ये कहूँगा कि ये बेस्ट वर्किंग स्टाइल नहीं है। बेस्ट वर्किंग स्टाइल हमेशा यही रहती है कि जो आप सोर्स सेलेक्ट करें, जैसे कि अभी मैं यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो मैं नियर बाय वाला ही सोर्स सेलेक्ट करूँगा, ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको, ठीक है? ऑब्वियसली मैं इसमें भी मैं सिंपल सा लॉजिक दूँगा, एक बार में पूरा ब्रश नहीं फेरना है। आपको थोड़े-थोड़े टुकड़ों में इसको यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप आराम से जो आपका इमेज है, वो किसी भी एंगल से खराब
ना हो, ठीक है। तो ये आपका कई बार क्या होता है, वर्किंग रहता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल में अगर मैं कंपैरिजन करूँ, ज़रा आप नोटिस करिए, ये मैंने एरिया यहाँ पे सोर्स लिया, इसका क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप नोटिस करिए, ये आपका आउटपुट आराम से आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से करता हूँ और यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया, तब भी आपको आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लंबे ब्रशिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं आने चाहिए और कई बार ये आसपास के सराउंडिंग ले लेता है, अपने आप क्लोनिंग कर लेता है। बट कई बार आसपास में अगर खराबी यानी इमेज में कोई खराबी या डिफेक्ट है तो वो उसकी भी कॉपी कर लेता है। बट हीलिंग ब्रश टूल में हमारे हाथ में राइट्स रहते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किया तो जहाँ-जहाँ मेरा प्लस मूव कर रहा है तो मुझे पता है कि यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बॉटम की तरफ यहाँ पे आ जाता हूँ तो आप कर्सर के जस्ट पास प्लस वाला देखेंगे तो उसके नीचे क्या है, व्हाइटनेस है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे नहीं बढ़ना है। तो ऐसे कई वजहों से मुझे क्या पता चल जाता है कि मैं किस डायरेक्शन में मुझे जाना है ताकि मैं अपनी जो इमेज है उसका मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अब इसके जस्ट ऊपर अगर मैं बात करूँ ये वाला हिस्सा, तो मैं इसमें स्पॉट हीलिंग में क्या करूँगा, मान लीजिए स्पॉट हीलिंग करता हूँ और इसको मैं जैसे ही फिल करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार केसेस में इश्यू आ जाते हैं। बट इसके लिए मैं स्पेशली क्या करूँगा, हीलिंग ब्रश टूल लूँगा, क्लिक करूँगा और ये मैं सिंपल सा इसमें हल्के हाथों से ब्रश जो है वो मैं फिल करूँगा। लेकिन अब यहाँ पे इस केस में मेरे को हीलिंग ब्रश टूल जो है वो सही से नहीं बैठ पा रहा। आप नोटिस करेंगे ये मैंने सोर्स सेलेक्ट किया था और यहाँ मैं जैसे ही फिल कर रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे इसने इस जैकेट का कलर भी साथ में ले लिया। लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में इसने ये चीज़ नहीं की और ये मेरा सेट हो गया। यानी कि कुछ केसेस में ऑब्वियसली स्पॉट हीलिंग टूल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और कुछ केसेस में हीलिंग ब्रश ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं इन सारे व्हाइटनेस की बात करूँ और अभी मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया है, तो मैं देखिए बड़े हल्के हाथों से मैं ये सारे बड़ी आसानी से चेंजेस कर रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करनी नहीं पड़ रही है और मैं आराम से जो व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, वो मैं बड़ी आराम से सेट कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ठीक है? फाइन। तो ये था आपका स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल। बट अगेन हीलिंग ब्रश टूल के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो ये सैंपल लेयर हैं इसमें आप करंट लेयर नहीं करिएगा क्योंकि आप ओरिजिनल लेयर का नहीं छेड़छाड़ करना चाहते हैं। करंट एंड बिलो कर सकते हैं बट कुछ केसेस में इश्यू रहता है। मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा ऑल लेयर, ताकि जो आपकी एक्चुअल इमेज है उसके ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट इमेज करके उसी पे आप एक्टिविटी करके आप इस तरीके से जो आपके डिफेक्ट है वो सुधार सकते हैं। फाइन। तो आप स्पॉट हीलिंग यूज करें या फिर आप हीलिंग ब्रश टूल करें, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा अब आप हल्के हाथों से, मैंने जैसे इसकी बात करी, ये मैं बड़ी आसानी से इसको यूज कर पा रहा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, ना कि हीलिंग ब्रश टूल से। वो बालों में नहीं बैठेगा थोड़ा, ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश यहाँ पे बैठ जाता है, तो मैंने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा कान के पास भी मेरे को यहाँ पे डिफेक्ट लग रहा है, ये मैं हल्का सा इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है, इस बार स्पॉट वाला काम नहीं कर रहा है, तो हीलिंग के साथ हम करेंगे। तो ऑब्वियसली हाँ, एक चीज और है, जरूरी नहीं कि आप हर बार स्पॉट हीलिंग यूज करें, आप जरूरी नहीं हीलिंग यूज करें। कई केसेस में जो क्लोन स्टाम्प टूल है वो भी काम आ जाते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस कि आप इन टूल को ही कंटिन्यू करते रहें। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई दूसरा टूल भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इमेज टू इमेज ये वेरी करता रहेगा। आप ये फिक्स मत मानिए कि हर बार बस मुझे स्पॉट हटाने हैं तो मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया, नहीं। आपको कई बार क्लोन स्टाम्प टूल की जरूरत पड़ेगी, कई बार अदर टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन, आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने सिंपल सा ले लिया। थर्ड आता है आपका पैच टूल। पैच टूल आपका जो रहता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है ये मुझे खराब लग रहा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा मैंने ठीक कर लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस हिस्से को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, सॉरी उल्टा कर लिया मैंने। मैं इस हिस्से को सेलेक्ट करूंगा जो मेरा खराब हिस्सा है
और उसको मैं ड्रैग करूँगा उस एरिया पे जहाँ वो अच्छा दिख रहा है। अब ये जो सिलेक्शन आप देख रहे हैं थोड़ा खराब लग रहा है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट इमेज सेलेक्ट कर रखी है। अगर मैं ये करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। तो अब आप नोटिस करें ज़रा-सा, ठीक है? तो ये जहाँ पे मेरा एरिया बिल्कुल सही डायरेक्शन वाला था या सही एक्टिविटी वाला था, वो हिस्सा मेरा हो गया और मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो ना तो मुझे स्पॉट हीलिंग यूज़ करना पड़ा, ना ही मुझे हीलिंग ब्रश यूज़ करना पड़ा। मैंने सिंपली पैच टूल से ये एरिया सेलेक्ट किया और इसको मैंने जो भी एरिया मेरा सही एरिया था, उसके तरफ लेके जाके मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। तो कई बार पैच टूल से ही आपका काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, ये मेरी इमेज थी, ध्यान रखिएगा इस बार मैंने क्या किया है, आपका बेस जो बैकग्राउंड इमेज है उसको सेलेक्ट किया है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने जो खराब हिस्सा था उसको मैंने एक बार सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? और उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जो एरिया मेरा सही था उससे, ठीक है? और एक बार में ही इसने पूरा-पूरा जो स्पॉट है मेरा वो सही कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे आई पे है, मैं थोड़ा पैच के साथ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी आई नहीं, सॉरी ईयर के ऊपर, जैसे ये ईयर के ऊपर मैंने रफली एक ये एरिया सेलेक्ट किया। थोड़ा ट्राई करते हैं इसको पैच के साथ। नहीं, इसके साथ भी नहीं बैठ रहा, मुझे लगता है ये क्लोन के साथ ही बैठेगा। तो वो भी चीज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपकी इमेज जो आउटपुट आ रहा है, ये आपकी पहली इमेज थी, यानी ये पहले जो मैंने जब इमेज ली थी तब की, और ये अभी मैंने आपको वीडियो में एडिटिंग करके जो इमेज दिखाई इसमें, ठीक है? अब मैंने पहले खुद भी प्रैक्टिस के तौर पे मतलब किया था इस इमेज के साथ, तो आप देखिए ये मेरी पहले वाली इमेज, ओरिजिनल इमेज, और ये मेरी एडिटेड इमेज। तो कहीं पे भी आपको ये नहीं फ़ील हो रहा होगा अब इस इमेज को देख के कि कह ये कभी फटी हुई सी इमेज थी, फाइन। तो कई ऐसी हमारी पुरानी इमेजेस होती है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, चाहे कलर्ड हो, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट में हम कर सकते हैं, कलर्ड हो। अगर वो खराब हो गई है तो उसको स्कैन करके फ़ोटोशॉप में यूज़ करिए और अपने जो इस तरह के जो डिफेक्ट्स आते हैं उसको आप पैच, हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग ब्रश के थ्रू आप उसको सही कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक वीडियो ऐसा भी आप अपन लाएँगे जिसमें हम कलर बैलेंस और कर्व्स और वाइब्रेंस को यूज़ करते हुए, इवन ऑब्वियसली ब्लेंड मोड्स को भी यूज़ करते हुए, इन तीनों टूल की हेल्प से हम हमारी इस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलरफुल भी बना सकते हैं और कहीं से भी नहीं लगेगा वो एडिटेड है। थोड़ा बहुत लग सकता है क्योंकि टाइम ज़्यादा देना पड़ सकता है, बट काफ़ी हद तक हम उसको इम्प्रोवाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो वो किसी और वीडियो में लेंगे क्योंकि उसके लिए मुझे 3 घंटे की पूरी मेहनत करके आपको क्विक एक वीडियो बना के यानी फ़ास्ट फॉरवर्ड करके लेना पड़ेगा। तो वो हम कभी और वीडियो में बनाएँगे, बट ओवरऑल आई थिंक आपको पैच, हीलिंग और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे जैसे अपन ने मार्क्यू टूल की बात करें, लासो टूल की बात करें, इन सारे वीडियोज़ में भी हमने जब देखा था, तो ये जो सिलेक्शन का है, इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं कि पैच टूल में बेसिकली ये मैंने एक बार सेलेक्ट कर दिया यानी ऐड न्यू सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टॉप में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी ऐड सिलेक्शन पे, जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएँगे, एक बबल में आपको इनका नाम भी आ जाएगा, ऐड टू सिलेक्शन। यानी कि मुझे एक के साथ दूसरा एरिया भी मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो मैं वो भी चीज़ कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्शन कर सकता हूँ। यानी ये सेम है जो मैंने मार्क्यू टूल में बताया है, लासो टूल में बताया है, मैंने क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड, यानी मैंने करीब-करीब 6-7 टूल में ये सारी चीज़ें बार-बार एक्सप्लेन की। तो मैं नहीं चाहूँगा इन चीज़ों को लेके वीडियो बेमतलब का बड़ा करें। बट जो ये बंदा अभी जाके इस टॉपिक को देख रहा है, उसको इन चीज़ों के बारे में आई थिंक आइडिया होगा, तो इसको कम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। सो ओवरऑल ये थे हमारे स्पॉट हीलिंग, हीलिंग और पैच टूल। अब आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये काफ़ी अच्छा टूल है मेरी नज़र में, ठीक है? अब ये कंटेंट अवेयर मूव टूल से मैं एक बार इसको स्किप करना चाहूँगा। मैं एक छोटा-सा टॉपिक लेना चाहूँगा रेड आई टूल, क्योंकि कंटेंट अवेयर थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, थोड़ा लेंथी सा टॉपिक है। तो मैं उससे पहले ले लेता हूँ रेड आई टूल। रेड आई आपको पता होगा, वैसे आज की कैमरा काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा उसमें नहीं रहता है ये पॉइंट। लेकिन पहले के जो कैमरास थे, उनमें क्या हो जाता था कई बार, ज़्यादातर जो लाइटिंग है उसकी वजह से आपके जो आईज़ हैं, उसके जो रेटिना है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है? क्योंकि जो कैमरा है उसका जो साइंस है, उसके पीछे का साइंस वो हमारी आईज़ से इंस्पायर्ड ही रहता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जो लाइटिंग की वजह से हमारे जो रेटिना है, वो रेड कलर में हो जाते थे। हालाँकि ये प्रॉब्लम आज की डेट में भी देखी जाती है, शादी-वादी में कई बार लाइटिंग होती है तो उस वजह से। तो जो एडिटर होते हैं वो क्या करते हैं, इस
आई को रेड की बजाय वापस नॉर्मल करने के लिए क्या कौन सा टूल यूज करते हैं, रेड आई टूल। जैसे अभी यहाँ पे इस गर्ल की आई रेड है, मैंने इस पे सिंपल सा क्लिक किया, इसने प्रोसेस किया, विद इन अ 2 सेकेंड के अंदर इसने क्या कर दिया, जो रेड आई थी उसको वापस से नॉर्मल मोड में लेके आ गया। ठीक, एक और ये इमेज है, इस पे भी मैं क्या करूंगा, इस पे मैंने क्लिक किया, ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सिंपल सा इसने क्या कर दिया, क्लिक करते रेड जो कलर था उसको हटा के एक्चुअल जो मेरी आई थी उसको सेट कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे इसने आसपास के व्हाइटनेस और इन सब के कलर को कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, जहां पे इसको हल्की हल्की डार्कनेस मिली वहां पे डार्क ब्लैक किया, जहां लाइटनेस मिली वहां लाइट किया, यानी अब ये रियलिस्टिक आई लग रही है। ठीक, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, ये तो हालांकि एडिटेड इमेज लग रही है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी एडिटेड इमेज लग रही है, बट यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं, इसने रेडनेस को हटा के ऑटोमेटिकली आपकी जो आई है उसको सही से सेट कर दिया। ठीक, यहाँ पे मैं इसको सेम चीज कर देता हूँ, ये मेरी आंखें एकदम सही हो गई। तो आप नोटिस करेंगे कि रेड आई से मैंने बड़ी आसानी से, जो हमारी आंखें हैं होती है जो कैमरे के लाइटिंग की वजह से रेड हो जाती है, उसकी वजह से उसको हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। अब डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप कैसे यूज करते हैं। ज्यादातर शादी पार्टी में जो कैमरामैन होते हैं वो इसका टूल का यूज ज्यादा करते हैं, तो आपकी चॉइस रहती है कि आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं। फाइन, तो ये तो हो गया हमारा रेड है। अब बात करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल के। इसको लेके मैं थोड़ा सा कोई एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं एक काम कर देता हूँ, एक इमेज ही उठा लेते हैं अपन रैंडमली गूगल से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बर्ड्स उठा लेते हैं बीच के ऊपर से, बर्ड्स ऑन बीच। ठीक है, इमेजेस ले लेते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको किस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट आपको मैं एक चीज समझाने के हिसाब से, मान लो ये इमेज में एक ले लेता हूँ, जस्ट रैंडमली एक इमेज उठा ली ताकि क्या है कि समझने में आसानी हो। ये इमेज मैंने उठा ली, कॉपी कर दिया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बर्ड है, इस बर्ड को मैं इस सेंटर पोजीशन पे नहीं चाह के, मैं चाह रहा हूँ इसको लेफ्ट हैंड साइड में या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कंटेंट अवेयर मूव टूल का हेल्प लूंगा। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मैंने रफली इस कंटेंट अवेयर मूव टूल की तरफ से मैंने क्या किया, इसको रफली इसके जो सराउंडिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं रखूंगा और बिल्कुल शार्प मतलब एग्जैक्टली सिलेक्शन भी नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार इश्यू आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया मैंने सिंपली एक रफली एरिया सेलेक्ट किया है, एग्जैक्टली नहीं करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रफली किया है। फाइन, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बस मान लेता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करके मैंने क्या किया, एंटर सिंपली। तो यहाँ अब कर रहा हूँ कंट्रोल डी। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि मेरी जो बर्ड है, मैंने सेंटर से मूव करके मैंने कहा गया लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे मैंने मूवमेंट करा दिया, और जो ये पीछे का हिस्सा था ऑटोमेटिकली इसने उसको एडजस्ट कर दिया। हाँ, नो डाउट ये जो इमेज है, यहाँ पे जो ये एजेस आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी एकदम शार्प नहीं आई है, बट उसको हम इन सेटिंग्स के थ्रू सेटलमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा भी कई बार ये सेलेक्टिव इमेज के ऊपर भी ज्यादातर काम करता है, बट हम क्लोन स्टाम्प टूल को साथ में लेके इन छोटी मोटी चीजों को भी इग्नोर कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। फाइन, तो बट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से हटा के दूसरी जगह में आप सेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेंट अवेयर मूव टूल यूज करते हैं। अब इसमें भी सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए ऐड सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, इंटरसेक्ट और सबट्रैक्ट, ये भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मोड यहाँ पे दो हैं, मूव और एक्सटेंड। मूव में तो आपने देख लिया कि मैंने जस्ट एक मूवमेंट किया। अब एक्सटेंड में क्या करता है, मैं अगेन इसको रफली एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैं रफली बस, अभी मैं ज्यादा वो कलर्स और इन पे नहीं जाऊंगा, एक बार रफली सेलेक्ट किया और इसको मैंने मूव करके यहाँ पे जस्ट एक ड्रॉप किया और ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ, जो मेरी पहली इमेज थी वो तो रही, एक्सटेंड में क्या हुआ, उसकी एक रेप्लिका बन गई। ठीक है, दोनों में एक बारीक सा डिफरेंट है कंटेंट अवेयर और कंटेंट अवेयर मूव टूल में, कि एक बार में आप क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं और
जो आपने जहाँ से मूव किया उसके सराउंडिंग ये ऑटोमेटिकली कलर एडजस्टमेंट करके उसका ऑब्जेक्ट फिल कर देता है। लेकिन दूसरे में वो क्या करता है, बेसिकली क्या कर देता है कि एक्सटेंड वाले मोड में क्या कर देता है, उसी की एक रेप्लिका बना देता है। बट अगेन मैं आपसे रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये जो एजेस है इसको हम दूसरे टूल्स या एक दो एक्टिविटी से हम सही कर सकते हैं, बट वो ऑब्वियसली हम मेन फाइल के ऊपर कभी नहीं करेंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, हम करेंगे उसकी एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एन से भी कर सकते हैं, और आप बॉटम में ये ऑप्शन है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर मेरी एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी जो भी मैं कुछ नया कर रहा हूँ वो सब ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर जो लेयर है उस पे ऊपर होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल और लेयर पे टिक करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वो अगेन जो हमने एक्टिविटी की वो आपकी मेन फाइल पे ही वो चेंजेस करने लग जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारी मेन फाइल रहे और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर और बन जाए, और उसके ऊपर जो भी चेंजेस है वो वहां पे शो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगेन मैं इसी को ले लेता हूँ, ये एक रफली मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, ये सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स मैंने किया और इसको मैंने मूवमेंट कराया और ये मैंने एंटर किया, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेरी सॉरी एक्सटेंडेड सेलेक्टेड था, मैं इसको मूव अगेन करा देता हूँ, ये मैंने किया और ये मैंने एंटर मार दिया, फाइन। तो आप नोटिस करेंगे ये जो मैंने यहाँ पे किया है, जो मतलब मूवमेंट किया है, वो इम्पैक्ट पड़ा है मेरी इस ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर। अगर मैं एक्चुअल इमेज को हाइड कर दूं, जो मेरी सोर्स इमेज थी जहाँ से इसने कॉपी किया, तो इसने मूवमेंट करा कि यहाँ पे तो ये सेटलमेंट कर ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ से मैंने लिया था इस एरिया को, वहाँ पे भी इसने क्या किया, आसपास के एरिया को सेलेक्ट करते हुए एक डमी सा लेआउट से बना दिया, ताकि ये क्या लगे, फिल सा लगे। जैसे अभी आप इसको अगर मैं छोड़ दूं, इस एजेस को छोड़ दूं, तो इस एरिया को देख के आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पहले था। यानी कि आराम से आप सैंपल और लेयर पे क्लिक करके बड़ी आसानी से इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, फाइन। तो ये एक और टॉपिक हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं क्या करता हूं, इसको मूव कराता हूं, तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक बॉक्सी सा बन के आया, या फिर ये मैं कहूँ एंकर पॉइंट्स आ गए हैं, जिससे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ। अब रीसाइज करने का वजह क्या होती है, कई बार कोई ऑब्जेक्ट आपके नियर बाय होता है और आप उसको दिखाना चाहते हैं वो दूर है, तो सिंपल यानी कि ये बर्ड अभी पास से क्लोजली लग रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये बर्ड जो है वो थोड़ी दूर से मुझे दिखाई दे, जस्ट लाइक दैट, और मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये एंटर करने से क्या हुआ, इस बर्ड का जो साइज थी वो कम हो गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब ये बर्ड क्या थोड़ी सी दूर है। लेकिन ये कब मेरे को ये एजेस या एंकर पॉइंट दिखेंगे, जब आपने ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप इस पे क्लिक करके रखा हुआ होगा तब, फाइन। तो ये जो चीज है ये हमेशा टिक रखते जनरली, क्योंकि रीसाइज करने की कभी भी नीड पड़ सकती है। सैंपल और रेयर्स पे भी टिक करके रखते हैं, क्योंकि मैं अपनी मेन फाइल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा। मोड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, उसको जस्ट एक मूवमेंट कराना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग। बचे स्ट्रक्चर और कलर। स्ट्रक्चर और कलर बेसिकली क्या करता है, देखिए स्ट्रक्चर में अगर आपने 4 यूज किए, 1 यूज किए एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो अभी जैसे मैं बात करूं, पहले 4 था, अभी मैंने इस स्ट्रक्चर को मान लीजिए 1 कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट करा रहा हूँ, फाइन, और ये मैंने एंटर किया। तो अब आप देखेंगे जो बर्ड थी उसके देखिए यहाँ से कुछ एजेस जो थी वो कट गई, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, बेसिकली जो आपकी एजेस की जो शार्पनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, ज्यादा चाहिए था, पर ज्यादा भी 7 भी करके देख लेते हैं। 7 किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे पूरी बर्ड्स आ गई, लेकिन यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो इसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी ब्लरी ज्यादा हो गई। तो इट्स हिट एंड ट्रायल मेथड, डिपेंड्स ऑन इमेज, बट जनरली हम क्या करते हैं, हम जनरली ये करते हैं कि एक रफली एरिया सेलेक्ट करते हैं और स्ट्रक्चर को करीब 4 के अराउंड सेट रखते हैं डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम एक्टिविटी नहीं करना चाहते। तो हमने इसको एक रफली बट नियर बाय, बहुत ज़्यादा वो सटीक या फिर ये कहूँ कि एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, नहीं तो दूसरे इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो बेटर है हम इसको नियर बाय बट रफली सेलेक्ट कर दें। जैसे अभी मैं आपको अब तरीके से सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं,
ताकि क्या है कि आपको कोई इशू ना आए। फाइन, ये मैंने सेटअप कर दिया और अब मैं इसका जब मूवमेंट कराऊंगा और ये मैं इसको एंटर करूंगा तो काफ़ी हद तक पहले से एजेस जो है मेरी शार्प दिखेंगी। ये थोड़ा और हो गया, मेरे को स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा, बट शार्प दिखेंगी। फाइन, तो ये आपकी जो इमेज थी पहले, इसको स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा सही करके इसको करूँगा, ठीक है। तो 5 में एकदम सेट बैठ गए, क्योंकि अभी हम जनरली, मैंने अभी क्या बोला कि 4 में हम जनरली रखते हैं, बट अभी इस इमेज के साथ ये 5 में एकदम सही से बैठा है। फाइन, और कलर में क्या रहता है, कलर में सेम ये रहता है कि वो आसपास के कलर को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, आप जिस रेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी ये कर सकता है। तो जनरली कलर में भी हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जैसे कलर में भी 4 रख देते हैं, बट मैंने ज़्यादातर केस में देखा है 0 करना ही बेटर ऑप्शन रहता है। बट ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी आप नोटिस करें, जो बर्ड आई है उसके यहाँ पे थोड़ा शाइनी ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसने आसपास से वाइट कलर ज़्यादा उठा लिया, ठीक है। तो इट्स योर चॉइस, आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट जनरली मैं इसको 0 भी रखता हूँ, 4 के भी रखता हूँ, या स्ट्रक्चर और कलर को ऑलमोस्ट बराबर रखता हूँ। तो हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि ये पैसिफिक इमेजेस को लेके ही समझाया जा सकता था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं की, एक रैंडमली इमेज उठा दी और आपको एक्सप्लेन कर दिया। फाइन, तो यहाँ पे आप जैसे मान लो ये जो आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है ये थोड़ा ब्लरी दिख रहा है। अब क्योंकि ये मेरी एक सेपरेट इमेज है, ठीक है, आप नोटिस करें, तो मैं इसमें क्या करना चाहूँगा, इरेजर टूल ले सकता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जरूरी आप इरेजर ही लें, मैं चाहूँ तो इरेजर टूल ले सकता हूँ। और ये जो शार्पनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के, जैसे मैंने हार्डनेस बहुत कम कर दी और ये इरेजर से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। हाँ, वीडियो के साथ अगर मैं ये लगातार करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगना है, शार्प एकदम एग्जैक्टली शार्पनेस के साथ करेंगे बहुत टाइम ज़्यादा लगना है और वीडियो अनवांटेड बोरिंग सा हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या था, अभी जैसे ये पहले इमेज ऐसी थी और ये अब है, ठीक है। शार्पनेस के लिए मुझे इस पे ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा। हर इमेज को लेके आप थोड़े हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखो अभी ये ऐसा टूल है जो आप लगातार यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे अच्छे समझ में आएगा। लेकिन इस टूल के साथ एक चीज़ और आती है, मैं मान लेता हूँ इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, जो एक्टिविटी मैंने की थी उसको डिलीट किया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बर्ड है ये गायब हो जाए, यानी कि मैं इस बर्ड को इस इमेज में चाहते ही नहीं हूँ। यानी कि आप किसी भी इमेज में कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगेन लासो टूल या कोई भी टूल से आप रफली जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप सेलेक्ट करिएगा, बट रफली करिएगा, एग्जैक्ट इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो जो इसकी एजेस होंगी, यानी जो बर्ड है उसकी एजेस होंगी, वहां पे प्रॉपरली वो चीज नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे मैंने रफली सेलेक्ट कर दिया। अब मैं एडिट में जाके फिल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। लेकिन उसके अलावा आप शिफ्ट बैक स्पेस भी दबाएंगे तो इसका ये भी शॉर्टकट है। अब इस फिल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे मेरा अभी क्या कंटेंट क्या सेलेक्ट है, कंटेंट अवेयर, ठीक है। कलर अडेप्शन पे टिक कर सकते हैं, ताकि क्या है कि आसपास से कलर को बेटर मैच करते हुए यूज कर लें। और नॉर्मल ब्लेंड मोड और ओपेसिटी 100% के साथ जब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये थोड़ा प्रोसेस के बाद आप नोटिस करेंगे पूरी बर्ड गायब। अब यहाँ से आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा ये एडिटेड है, ये आप नोटिस करें, कहीं से भी ये फील नहीं होगा ये एडिटेड है। फाइन, तो इसकी वजह क्या है कि ये फोटोशॉप में टूल ये ऑप्शन देता है कि आप कोई भी इमेज में से आप एक ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं। अब फिल के लिए जैसे ये कंटेंट अवेयर सेलेक्ट होना जरूरी है अगर आप बैकग्राउंड वाला एरिया कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड वाला एरिया नहीं करना चाह रहे हैं, आप फॉरग्राउंड कलर जो कि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो आप अगर आप चेंज करना चाहें तो आप फॉरग्राउंड कलर को भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करते उस पर्टिकुलर एरिया में बैकग्राउंड फॉरग्राउंड कलर आ जाएगा। हालांकि इसका शॉर्टकट और कई मर्तबा हम इसको यूज कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं बेसिकली ऑल्ट शिफ्ट और बैक स्पेस फिल करके भी
सेलेक्टेड एरिया में फोरग्राउंड कलर लेके आ सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस रहती है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। फाइन। अगेन मैं शिफ्ट बैक स्पेस करूंगा, जैसे फोरग्राउंड कलर करते हैं वैसे बैकग्राउंड कलर भी आप फिल कर सकते हैं। जो यहाँ पे मेंशन होगा वो आप फिल कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस। जो सेलेक्टेड एरिया होगा वहां पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। फाइन। अब उसके बाद आपको अगेन जैसे मान लो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, कोई रैंडमली दूसरा कलर करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और फिल कर देंगे। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये कंटेंट अवेयर का टॉपिक आया और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसलिए मैंने कहा कि साथ साथ में ये भी ले लेते हैं। ठीक इसी में कंटेंट अवेयर का आता है, पैटर्न का आता है, ब्लैक व्हाइट 50% ग्रे का आता है। ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। और ये कंटेंट अवेयर मैं जनरली करता हूँ इस तरह की एक्टिविटी के लिए, कलर एडेप्शन पे टिक जरूर रखूंगा ताकि नियर बाय कलर वो लेके उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सके। मोड में यहाँ पे नॉर्मल ही रखना प्रेफर करता हूँ और जो ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी लेवल में उसको 100% ही रखना प्रेफर करता हूँ। और जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इस इमेज को पूरी तरीके से गायब कर दिया। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इमेज से हटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई और भी इमेज एक और ले लेता हूँ ताकि क्या है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। बट अगेन रिपीट करूंगा, हर इमेज में ये बैठे ऐसा नेसेसरी नहीं है। मैं एक और इमेज लेके आपको बता देता हूँ ताकि क्या है कि आपको आसानी हो कि ये चीज कैसे होती है। अब मैं इसमें अगेन लासो टूल से एक रफली सेलेक्ट कर देता हूँ। रफली सिलेक्शन ये मैंने कर दिया। ये बड़ी आसानी से, बहुत नियर बाय भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, स्टैंडर्ड मैंने क्या किया, रफली सेलेक्ट किया। आप चाहें तो ये शैडो भी ले सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे इस बर्ड को सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट बैक स्पेस या शिफ्ट F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं। कंटेंट में कंटेंट अवेयर, कलर एडेप्शन, मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100% और ये ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, प्रोसेस होने के बाद आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि ये जो इमेज पहले थी उसमें कहीं पे भी ये बर्ड थी। ना इस इमेज में ये फील हो रहा है कि यहाँ पे पहले कभी बर्ड थी, ना ही इस इमेज में फील हो रहा है। तो कई बार हमें ये रिक्वायरमेंट्स होती है कि हम कोई भी इमेज उठा के उसमें से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर सके। सो ओवरऑल आई थिंक आपको कहीं ना कहीं अब फोटोशॉप की जो फोटो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लग गया होगा। हालांकि फोटोशॉप को हमने सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए बाउंड नहीं कर रखा है, बट ये टूल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो एडिटिंग करते हैं फोटो में। बट अगेन काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये इतने यूजफुल नहीं है वगैरह वगैरह। बट मैंने आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप किस टूल से कंफर्टेबल होते हैं, आप क्लोन स्टाम्प से कंफर्टेबल होते हैं या आप स्पॉट हीलिंग ब्रश से कंफर्टेबल होते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट आपको पता दोनों के बारे में होना चाहिए, इसलिए हम सब कुछ लेते हैं। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहा होगा इन पांचों टूल के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है इन पांचों से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की आगे जो एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं उनकी जो नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। तो उन आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप उस बेल बटन को भी साथ में जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। कीप एंजॉयिंग।